हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ जी आर चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GRC जॉब हब में। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक नई भर्ती नोटिफिकेशन जो कि इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। इसकी अपन विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए नए भर्ती नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपके भारतीय वायुसेना की वैकेंसी है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु अयोधी आवेदकों के लिए सूचना विवरणिका, यानी कि ये आपके अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बिटेंट की वैकेंसी है। अंडर अग्निपथ स्कीम की, यानी 4 साल वाली स्कीम है, उसके अंतर्गत ही ये वैकेंसी है। नेक्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, इस कंप्लीट जो वैकेंसी है इसका आप इंट्रो यहाँ से देख सकते हैं। इस दस्तावेज में निहित जानकारी अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु अयोधी के रूप में प्रवेश 01/2027 के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के संदर्भ के लिए है। पात्रता मानदंड का कार्य विवरण, आवेदन करने की प्रक्रिया, सेवा के नियम और शर्तें और परीक्षा के अनुक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी इस विवरणिका में संबंधित खंडों के अंतर्गत प्रदान की गई है। अग्निवीर वायु अयोधी के रूप में चयन के लिए आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थियों को इस विवरणिका में निहित जानकारी से पूरी तरह परिचित होना आवश्यक है। रिक्त आवेदन और अन्य आवश्यक फॉर्म एक साथ आवेदन पत्र भरने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी निर्देशों के साथ वेब पोर्टल आप यहां से देख सकते हैं। इस वेब पोर्टल पर प्रस्तुत अग्निवीर वायु अयोधी टैब के अंतर्गत आप है जो सब टैब है आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म में उपलब्ध है। आवेदन पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है, ये ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये जो भर्ती है इसकी कंप्लीट जानकारी, ये नहीं अगर कोई भी भर्ती होती है तो उसका नोटिफिकेशन होता है, उसको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। उसी के बाद में आपको फॉर्म फिल करना चाहिए कि आप उसके लिए योग्य है या नहीं है। इसमें अपन यही जानकारी लेंगे कि ये किन किन लोगों के लिए है या कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले अपन तिथि की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं 17 अगस्त 2026 इसकी अंतिम तिथि है। दूसरी जानकारी ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पात्रता मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें आप देख सकते हैं जन्म तिथि, ब्लॉक का दिनांक, यानी 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में जिसकी जन्म दिनांक है वो इसमें आवेदन करने के लिए पात्र है। दूसरी चीज आप यहां से देख सकते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को पार कर लेता है तो नामांकन की तिथि पर ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष होनी चाहिए, यानी अधिकतम आयु है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 22 साल। वो भी इसमें क्या है, एलिजिबल है। वैवाहिक स्थिति आप देख सकते हैं, वैवाहिक स्थिति आपकी दी हुई है। केवल अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी इस अग्नि अयोधी के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे, यानी इसमें आपको केवल अविवाहित अनमेरिड कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है आप 4 साल तक इसमें आपको वो देना, अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी कि 4 साल तक आप विवाह नहीं करेंगे, इससे संबंधित है। और अगर ऐसा होता है तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आप लिखा हुआ यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो ये आप देख सकते हैं पंजीकरण की तिथि तक केंद्र या राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। या आप यहां से देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके मैट्रिकुलेशन पास आपको होने चाहिए। नेक्स्ट है अनिवार्य चिकित्सा मानक, अनिवार्य चिकित्सा मानक। अग्निवीर वायु अयोधी के लिए सामान्य चिकित्सा मानक इस प्रकार से हैं जो कि आप नीचे यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले है हाइट, न्यूनतम आपकी जो हाइट है वो 1 52 सेंटीमीटर है।
वो होनी चाहिए। सीना है आपका, चेस्ट है, वो जो एक्सपेंडिचर है आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। वजन आपका है, वजन भारतीय वायुसेना में लागू ऊंचाई और आयु के आधार के अनुपात में आपका वजन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके जो दृष्टि मानक है, विजुअल स्टैंडर्ड है, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। दृष्टि समय को सम्मिलित करते हुए ±3.5 डी से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो दृष्टि की जो विजुअल एक्यूटी है वो आपके प्रत्येक नेत्र 6/36 सुधार के साथ प्रत्येक नेत्र 6/9 होना अनिवार्य है। वर्णांध्रता है, CPV 3 दिया है तो वो इसमें एलिजिबल है। तो ये आपके दृष्टि मानक है। उसके अलावा इसमें कुछ टिप्पणी भी की हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कॉर्निया की सर्जरी स्वीकार्य नहीं है, यानी अगर आपने किसी भी प्रकार की सर्जरी, कॉर्नियल सर्जरी करवा रखी है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। श्रवण कैपेबिलिटी है, यानी सुनने की जो कैपेबिलिटी है वो आपके 6 मीटर तक होनी चाहिए, यानी 6 मीटर तक आपको अगर नॉर्मल आवाज भी कहीं से आ रही है तो आप सुनना संभव है, वो इसमें एलिजिबल है। दांतों के बारे में भी दिया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जो दांत वगैरह है इसमें भी जो प्रत्यारोपित वगैरह है वो नहीं होने चाहिए। उसके अलावा सामान्य स्वास्थ्य की बात की हुई है, तो आप देख सकते हैं सामान्य स्वास्थ्य अभ्यर्थियों को भारतीय वायुसेना के लिए फिट होना चाहिए, उसे चिकित्सा मानकों के अनुरूप होना चाहिए, किसी भी उपांग की हानि के बिना सामान्य शारीरिक संरचना होनी चाहिए, इसे किसी भी सक्रिय या गुप्त या तीव्र या जीर्ण चिकित्सकीय या शल्य चिकित्सकीय विकलांगता या संक्रामक रोग, संक्रमण और त्वचा संबंधी बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। ये सामान्य स्वास्थ्य के अनुरूप आप होने चाहिए। उसके अलावा जेंडर की बात हो ही गई अपने, जेंडर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट है वही इसमें एलिजिबल है। सामान्य अपात्रताएं हैं, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ का प्रयोग, यानी आप कंज्यूप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स है उससे संबंधित या साइकेट्रोपिक सब्सटेंस है NDPC के तहत है, वो अपात्रताएं इसमें सम्मिलित की गई है। शरीर पर टैटू है तो टैटू से संबंधित भी इसमें दिया हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बॉडी टैटू है, केवल सिख अभ्यर्थियों के लिए है। ये जो बाल वगैरह बढ़ाने की है, दाढ़ी वगैरह है, तो ये धर्म से संबंधित है, तो ये भी इसमें अपात्रताएं भी है और पात्रताएं भी है। इसको आप गहन चिंतन कर लें, इनकी एक बार रीडिंग मार लें। फिर आती है आपके जॉब प्रोफाइल, यहाँ से आप कार्य का विवरण देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल अग्निवीर यू की 2 पोस्ट इसमें आ रही है, 2 टाइप की पोस्ट है इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग 2 प्रकार की इसमें पोस्ट दी हुई है। दोनों पोस्ट से संबंधित आपका कार्य रहने वाला है। पहले अपन पोस्ट की बात करें, हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण, रखरखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण, कॉकरी, कटलरी, प्रशीतन आदि को संभालना, मेज कुर्सियां बिछाना और भोजन पानी आदि परोसने से संबंधित कार्य की अपेक्षा की जाती है। यानी इस प्रकार के कार्य हैं वो सभी करने होंगे और वो किसके अंतर्गत आएंगे? हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें हाउसकीपिंग स्ट्रीम। सेकंड आपके हाउसकीपिंग स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय आदि की सफाई, झाड़ू, घास, खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, बर्तन कपड़े धोना, पानी भरना और ले जाना, कार्यालय उपकरण संभालना आदि से जुड़े सभी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बाल काटने, दाढ़ी बनाने, सिर की मालिश करने, कपड़े इस्त्री करने, चमड़े की वस्तुओं सिलाई यानी इत्यादि ये जो काम दिए हुए हैं, इन काम में आपको कहीं पर भी लगाया जा सकता है। तो आप पहले से तैयार रहें कि ये कार्य मैं कर सकता हूं। ये आपका सेकंड हो गया हाउसकीपिंग। ये 2 प्रकार की वैकेंसी है, 2 प्रकार के कार्य आपको करने हैं। नेक्स्ट इसमें बात आती है आपके आवेदन करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर टू अप्लाई। अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वो आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को वेब पोर्टल ये दिया हुआ है पर प्रस्तुत अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट टैब के अंतर्गत सब टैब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से मिलेगा। उसमें दिए गए रिक्त आवेदन पत्र और अन्य प्रमाण पत्र डाउनलोड करने हैं। विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, अन्य प्रमाण पत्र नीचे दिए गए पते में किसी भी पते पर सामान्य डाक द्वारा या ड्रॉप बॉक्स में जमा किए जाने चाहिए।
ताकि रोजगार समाचार अधिसूचना में दी गई अंतिम तिथि तक या उससे पहले पहुंच जाएं। उपरोक्त वेब पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन न किए जाने पर उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखें। उसके अलावा नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता सभी जगह से अस्वीकार कर दी जाएगी। यानी इसमें आप केवल एक ही फॉर्म भर सकते हो, समय से पहले भरें, यह आपको ध्यान रखना है। ये आप यहां से देख सकते हैं, आपको जो सीरियल नंबर दी हुई है, प्लेस या स्थान, किस स्थान आपके नजदीक कौन सा स्थान पड़ता है वो आपको दिया हुआ है। डाक पता, पोस्टल एड्रेस आप देख सकते हो। अगर आप बाय डाक भेज रहे हो, साधारण डाक से भेज रहे हो, तो ये आपको एड्रेस दिया हुआ है। आपको जहां से फॉर्म फिल करना है वहां का ये एड्रेस डाल करके आप इसको सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो ड्रॉप बॉक्स का स्थान है वो भी दिया हुआ है, आपके नजदीकी स्थान पर जाकर के वहां पर आप ड्रॉप बॉक्स में भी इसको डाल सकते हो। जो आपके स्ट्रीम में रिक्ति है वो आप यहाँ से देख लेना कि हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग यहाँ दोनों की है। कई जगह ऐसी मिलेगी आपको जहां केवल एक के लिए ही है, यहाँ आपके दोनों में है। कई जोन ऐसे हैं या कई, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जोधपुर में केवल किसके लिए है, हाउसकीपिंग के लिए ही है। जोधपुर में है आपके, जोधपुर में केवल हाउसकीपिंग पोस्ट है, उसके लिए ही वैकेंसी है, हॉस्पिटलिटी के लिए इसमें नहीं है। इस प्रकार से आपको ये अलग अलग एड्रेस वगैरह दिए हुए हैं, तो इनको आप यहां से देख सकते हैं। जो आपके नजदीक पड़ता है ड्रॉप बॉक्स में भी डाल सकते हो, साधारण डाक से भी आप इनको सेंड कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा, ऑल इंडिया में लगभग 134 आपको एड्रेस दिए हुए हैं, जिनके ऊपर आप इनको बाय पोस्ट भेज सकते हो। नेक्स्ट है आपके अभ्यर्थियों को आवेदन करने के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। बिना दस्तावेजों के प्राप्त आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कक्षा 10 यानी मैट्रिकुलेशन अंक प्रपत्र और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी 10वीं की मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट, ये आपको अटैच करने होंगे। उसके अलावा पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो, ये भी आपको अटैच करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए फोटो। सिखों को छोड़कर सिर पर बाल का कोई टोपी लगाए या हल्के रंग की पृष्ठभूमि में सामने का चित्र है वो नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ इस प्रकार से लिया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी अपने सीने के सामने एक काली स्लेट पकड़े हुए हो, जिस पर उसका नाम और फोटोग्राफ लेने की तारीख लिखी हो। जैसा कि एयरफोर्स में ये पहले से होता है, उस प्रकार से आपके पास फोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके 18 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थियों के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा सहमति प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो उसे स्वयं सहमति प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करना होगा। अगर 18 से कम है तो माता पिता से आपको सहमति प्रमाण पत्र है वो अटैच करना पड़ेगा, और 18 से ऊपर है तो आप खुद साइन करके इसको अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं, आवेदक को आवेदन फॉर्म के साथ 10 रुपए का टिकट लगा हुआ अपने पते का एक लिफाफा संलग्न करना है, जो कि डाक द्वारा आपसे वापस जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा बुलाया जाएगा, उसके लिए ये मांग रहे हैं। तो ये 10 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ आपको लिफाफा देना है। उसके अलावा आप जो नियम और शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशंस है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अग्निवीर वायु योद्धा को वायुसेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत भारतीय वायुसेना में 4 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। ये ध्यान रख लेना, 4 वर्ष के लिए है। अग्निवीर वायु अयोध्या भारतीय वायुसेना में एक अलग रैंक होगी जो किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग होगी। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु अयोध्या को 4 वर्ष की अवधि से अधिक रखने के लिए बाध्य नहीं है। ये कैपेबिलिटी आपको रखा भी जा सकता है आगे और नहीं भी रखा जा सकता है, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर। संगठन की आवश्यकताओं और भारतीय वायुसेना द्वारा घोषित नीतियों के आधार पर 4 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अग्निवीर वायु अयोध्या को भारतीय वायुसेना में एक
NCE के रूप में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इन आवेदनों पर वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा, जिसमें उनके 4 वर्ष की अवधि के दौरान प्रदर्शन भी शामिल है और अग्निवीर वायु अयोध्या के प्रत्येक विशिष्ट बेंच के 25% तक को भारतीय वायु सेना नियमित कैडर की भर्ती में किया जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट है उसमें आपका टेस्ट होगा, आपकी 4 साल की जो सेवा है उसको मद्देनजर रखते हुए 25% जो अभ्यर्थी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। अग्निवीर वायु अयोध्या को भारतीय वायुसेना में आगे भर्ती के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। अग्निवीर वायु अयोध्या का आगे भर्ती के लिए चयन यदि कोई हो तो भारतीय वायुसेना के विवेक पर होगा। यानी ये डिपेंड करता है भारतीय वायुसेना के ऊपर आपको आगे रखा जाना है या नहीं रखा जाना है। रोजगार की अपन बात करें तो आप देख सकते हो इस प्रविष्टि के अंतर्गत भर्ती अग्निवीर वायु अयोध्या को भारतीय वायुसेना के विवेक पर संगठनात्मक हित में विशिष्ट कर्तव्य सौंपा जा सकता है, जिन्हें हॉस्पिटलिटी या फिर हाउसकीपिंग सिस्टम से संबंधित कार्यों पर तैनात किया जाएगा। यह कार्य आपको करना है, यह आपके कार्य की प्रकृति रहेगी, यह आपका रोजगार रहने वाला है। नेक्स्ट है, उसके बाद में आप यहां से देख सकते हैं प्रशिक्षण है। तो भर्ती होने पर अग्निवीर वायु अयोध्या को भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के आधार पर आवंटित स्ट्रीम के अनुसार विशिष्ट कार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी आपकी नौकरी लगने के बाद आपको इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यहाँ अवकाश की आप बात करें तो अवकाश की मंजूरी भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अधीन होगी। अग्निवीर वायु अयोध्या के लिए उनकी सेवा अवधि के दौरान निम्नलिखित अवकाश लागू होंगे। अवकाश आप यहाँ से देख सकते हैं, जो वार्षिक अवकाश है वो आपको 30 दिन का है और उसके अलावा बीमारी के लिए है तो वो सक्षम चिकित्सा अधिकारी प्राधिकार द्वारा चिकित्सा सलाह के बाद ही आपको चिकित्सक के अवकाश मिलने वाले हैं, उनके आधार पर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपके वेतन भत्ते और संबंध लाभ है, तो वो आप यहां से देख सकते हो। इस योजना के अंतर्गत भर्ती अग्निवीर वायु अयोध्या को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 30,000 रुपये प्रति माह का अग्निवीर पैकेज दिया जाएगा। और जैसे जैसे आपकी जो सर्विस का टाइम है वो बढ़ेगा, फर्स्ट ईयर में अलग है, दूसरे साल में अलग, तीसरे साल में अलग और चौथे साल में अलग वो है। उसके अलावा आप जैसा कि देख सकते हैं, इसके अलावा जोखिम और कठिनाई भत्ते हैं भारतीय वायुसेना में जो लागू हैं। पोशाक, यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार राशन, कपड़े, आवास और अवकाश, यात्रा रियायत, LTC जैसे भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। इन अलाउंस वगैरह हैं वो इसमें हैं, दे रखे हैं, ये आपको अलाउंस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है समाप्ति लाभ। जब आपकी सेवा पूरी हो जाएगी 4 साल की तो उसके में आपको क्या सेवानिधि पैकेज है। जैसा कि मैंने जो पीछे वीडियो बनाया इंडियन एयरफोर्स की जो X और Y की वैकेंसी आई हुई है उसमें भी मैंने बताया है सेवानिधि यानी आपको 10,04,000 रुपए आपको 4 साल बाद में मिलने वाले हैं। सेवानिधि बेनिफिट है वो इसमें आपको मिलने वाला है। ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपको जो सैलरी है वो कैसे मिलने वाली है। जो वर्ष है उसके अनुसार निर्धारित पैकेज मासिक आपको हाथ में कितना आएगा, यानी इन हैंड कितने आएंगे 70%। अग्निवीर क्रॉप्स निधि में योगदान आपका कितना रहने वाला है और भारत सरकार द्वारा क्रॉप्स निधि में योगदान, ये आपका योगदान रहेगा, ये भारत सरकार का रहेगा, ये आपको सेवानिधि पैकेज लास्ट में मिलने वाला है। तो आप ये यहां से देख सकते हो। प्रथम वर्ष आपको 30,000 रुपये मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको इन हैंड 21,000 मिलेंगे। 9,000 आपकी कटौती होगी, 9,000 आपको गवर्नमेंट की जमा होगी। सेकंड ईयर में आपके 33,000 है, 23,100 रुपये आपको मिलेंगे, 9,900 जमा होंगे। जो तीसरी साल है 36,500 है, 25,550 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे और 10,950 है वो आपके जमा होंगे। चतुर्थ साल है, चौथी साल है, उसमें 40,000 आपका सैलरी रहेगा, 28,000 आपको इन हैंड मिलेंगे, 12,000 आपकी कटौती होगी, 12,000 गवर्नमेंट जमा करवाएगी। टोटल 5,02,000 आपकी कटौती होगी, टोटल 5,02,000 गवर्नमेंट आपको जो भारत सरकार है वो जमा करवाएगी। टोटल 10,04,000 आपकी सेवानिधि के रूप में आपको 4 साल बाद में मिलने वाले हैं। जैसा कि आप यहां से देख भी सकते हैं, ये चीज लिखी हुई है। 4 वर्ष बाद जो आपका निकास होगा तो उसमें आपको 10,04,000 रुपए का लाभ सेवानिधि पैकेज के रूप में ब्याज के बिना धनराशि है वो आपको मिलने वाली है, ये आप यहां से देख सकते हैं। उसके अलावा अग्निवीर वायु अयोध्या को सरकार द्वारा किसी भी भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड में योगदान करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह है आप यहां से देख सकते हैं। उसके अलावा आपके जो ग्रेजुएटी और किसी भी प्रकार के पेंशन का लाभ है वो अधिकार दे ही नहीं होगा, ये स्पष्ट लाइन लिखी हुई है, ये आप यहां से देख सकते हैं। इसमें ग्रेजुएटी
और किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ इसमें अधिकार नहीं होगा। उसके अलावा चिकित्सा और CHD सुविधाएं हैं, वो भारतीय सेना में अपनी सेवा अवधि के दौरान अग्निवीर वायु अयोध्या सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा के साथ साथ CHD प्रावधानों को भी हकदार होंगे, लेकिन कब तक, जब तक आप सेवा में हो तब तक ही। उसके अलावा बीमा मृत्यु और विकलांगता क्षतिपूर्ति है। तो अग्निवीर वायु अयोध्या को भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु अयोध्या के रूप में उनकी सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का योगदान रहित जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अग्निवीर वायु अयोध्या वायुसेना के लिए पेंशन की कोई स्कीम है वो शासित इसमें नहीं होने वाली है, यानी कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो उसके लिए आपको 48 लाख का कवर है, इंश्योरेंस कवर है, वो मिलने वाला है। ये अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र है, ये इसके बारे में दिया हुआ है। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र, सेवावधि की समाप्ति पर आपको अग्निवीर अयोध्या को एक विस्तृत कौशल समूह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसे सेवावधि के दौरान उनके द्वारा अर्जित कौशल और योग्यता के स्तर पर प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भर्ती के कार्मिक 4 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर सेवा से कार्य मुक्त होने के बाद भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पाने के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी आप जो भूतपूर्व सैनिक है वो इसमें नहीं कहलाओगे। उसके अलावा परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आप यहां से देख सकते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशंस, इसमें आप देख सकते हैं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र पर लिखित परीक्षा की तिथि, स्थान, समय लिखा होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लिखित परीक्षा के लिए नियत समय पर रिपोर्ट करें और प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करें। लिखित परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ में लाने हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा के लिए रिपोर्ट करते समय पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में आपको अपना आधार कार्ड, जैसा कि उनके प्रवेश पत्र में प्रदर्शित है, साथ लाना है। जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के अभ्यर्थियों के लिए अन्य वैध पहचान पत्र साथ लाना है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा भी कोई भी पहचान पत्र है वो आपको लेकर के जाना है, लेकिन केवल जो ये असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट है उनके लिए। दूसरा, आपके राजपत्रित अधिकारी या पंचायत अधिकारी या विद्यालय के प्रधानाचार्य यदि केवल पिछले 1 वर्ष के दौरान अध्ययन किया हो, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य यदि पिछले 1 वर्ष के दौरान अध्ययन कर रहे हैं या किया है, द्वारा हस्ताक्षर चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और उस पर जारी करने वाले अधिकारी के कार्यालय की मुहर होनी चाहिए, यानी चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। अंतिम आपने जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहां का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपके 10वीं की मार्कशीट, 10th या मैट्रिकुलेशन का मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है अथवा डिजी लॉकर सत्यापित प्रिंट आउट अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम और उसकी जन्मतिथि सत्यापन के लिए आवश्यक है। तो ये आपकी 10वीं की मार्कशीट और उसके अलावा उसका आपका सर्टिफिकेट के अलावा आपकी जो मार्कशीट है वो, उसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। मूल उत्तीर्ण, यह आप देख सकते हैं इसमें है, शामिल है, टिप्पणी है। मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और अंक पर पत्र यानी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट परीक्षा केंद्र द्वारा अपने पास नहीं रखा जाएगा। विस्तृत सत्यापन पूरा होने पर इसे अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा, यानी आपका जब सत्यापन हो जाएगा तो ये वापस आपको दे देंगे। अंक पर पत्र की इंटरनेट प्रति स्वीकार्य नहीं होगी, यानी जो आप डाउनलोड करोगे इंटरनेट से वो इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको ओरिजिनल लेकर के ही जानी है। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को मूल शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र या उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट और ऊपर पैरा 24 में वर्णित दस्तावेजों के बिना चयन परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो ये आपको लेकर के जाना है। तथापि डिजी लॉकर सत्यापित प्रमाण पत्रों वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार के अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अस्थायी रूप से अनुमति दी जाएगी और उन्हें निश्चित समय के भीतर मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके चौथा पॉइंट है इसमें टिप्पणी में ही, मोबाइल स्नैपशॉट फोटो इमेज से प्राप्त किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के
प्रिंट आउट स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी आपको ओरिजिनल लेके जाने। कुल मिलाकर के बात यह है। फिर आती है आपके लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के लिए आपको गाइड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। लिखित परीक्षा उस स्टेशन स्थान पर आयोजित की जाएगी जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जमा किया है। लिखित परीक्षा दोनों स्ट्रीम के लिए समान होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 5 अंक और पूर्णांक 50% अर्थात कुल 30 अंकों में से प्राप्त 15 अंक प्राप्त करने होंगे। लिखित परीक्षा का विषयवार विवरण इस प्रकार दिया गया है, वो आप नीचे देखेंगे। इसमें आपको कहा गया है कि हर सब्जेक्ट में जैसे विषयवार आपको कितने अंक पासिंग करना है, 5, और कुल मिलाकर के आपको कितना लाना है, 50%, यानी जितने का पेपर है, यानी 30 अंकों का पेपर है तो आपको 50%, 15 अंक लाने अनिवार्य। ये आपके यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सामान्य अंग्रेजी कक्षा 10 तक की लेवल है, 10th लेवल की। इसमें आपके 15 नंबर का होगा और आपको उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 5 अंक इसमें लाने अनिवार्य है। दूसरा है सामान्य ज्ञान, यानी ये भी कक्षा 10 तक का है। इसमें आपके 15 नंबर का पेपर रहने वाला है। न्यूनतम अंक आपके कितने दिए हुए हैं, 5। टोटल अंक कितने हैं, 30 मार्क्स का है। आपको पास होने के लिए कितना लाना है, 50%, यानी कि 15 नंबर। नेक्स्ट इसमें देख सकते हो आप, अग्निवीर वायु अयोध्या के चयन परीक्षणों के लिए अभ्यर्थी को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करना। यदि अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की घटना में शामिल पाया जाता है तो उसे अग्निवीर वायु परीक्षा में बैठने से अस्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा। ये सेम चीजें परीक्षा कक्ष में आप अनुचित साधनों का प्रयोग करोगे, परीक्षा स्थल पर प्रतिबंधित वस्तुएं, ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह ये ले जाते हो, या परीक्षा स्थल पर चिट पर्ची इस प्रकार के अगर आपके पास कोई मिलता है, प्रश्न पत्रों का अन्य संबंधी सामग्री को स्नैपशॉट वगैरह मिल जाता है, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर, सदस्य, निरीक्षकों, कर्मचारियों आदि उनको धमकाना या उनसे दुर्व्यवहार तरीके से बात करना, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है जाली पर प्रवेश पत्र है, यानी फर्जी प्रवेश पत्र लेकर के आप एग्जाम दे रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई है वो की जाएगी। अब आता है आपके शारीरिक योग्यता परीक्षण। इसमें आप देख सकते हैं केवल लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही शारीरिक योग्यता परीक्षण यानी पीएफटी में बैठने की अनुमति दी जाएगी, यानी जो रिटर्न में पास होंगे उसके बाद में उनका फिजिकल टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को पीएफटी के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने या लिखित परीक्षा योग्यता के क्रम में इसे एक अनुपात तक सीमित करने का निर्णय लिया जा सकता है, यानी कोई फिक्स नहीं है फिलहाल। बाकी इसमें एक पोस्ट के अनुपात के रूप में भी बुलाया जा सकता है। जहां तक संभव हो शारीरिक योग्यता परीक्षण लिखित परीक्षा के दिन ही आयोजित किया जाएगा, यानी सेम डे जो एग्जाम में पास होंगे। हालांकि अभ्यर्थियों को अपने खर्च पर रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि परीक्षा उसी दिन आयोजित नहीं की जा सकती है तो इस मामले में ये अगले दिन आयोजित की जाएगी, यानी जो आपका फिजिकल है सेम डे नहीं होकर के अगले दिन भी हो सकता है। पीएफटी सामान्य होगा और दोनों स्ट्रीम के लिए अर्हता प्रकृति का होगा, यानी आप जिस पोस्ट के लिए हैं उसकी जो कैपेबिलिटी है उसी के अनुसार होगा। शारीरिक योग्यता परीक्षण प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्थियों को कानूनी अभिभावक या स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित सहमति प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। अभ्यर्थियों को आगे के पैराग्राफ में बताए अनुसार परीक्षण से गुजरना होगा। अब क्या क्या परीक्षण होने वाला है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। जैसे इसमें पहला दिया हुआ आपके ऊंचाई की जांच, यानी आपकी हाइट चेक की जाएगी। कितनी सेंटीमीटर मांगी हुई है, 1 52 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। दूसरा है शारीरिक योग्यता परीक्षण पीएफटी फर्स्ट। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ है जिसमें आपको समय मिलेगा 7 मिनट का। 7 मिनट का समय है। 1600 मीटर की आपकी दौड़ रहने वाली, 1.6 किलोमीटर जिसको अपन कह सकते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा है पीएफटी सेकंड, यानी फिजिकल आपका फर्स्ट है उसमें पास हो जाओगे तो पीएफ सेकंड होगा, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें सॉरी पहला ये इसमें फिजिकल फिटनेस फर्स्ट में 5000 फीट 5001 से 9000 फीट तक है, फिर 9001 से 12000 फीट तक। इसके अतिरिक्त आपको 30 सेकंड मिलेंगे और 9000 से 12000 के अतिरिक्त आपको फिर 120 सेकंड मिलने वाले हैं।
जो हाई मतलब जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनके लिए है ये। 5000 फीट की जो ऊंचाई से ज़्यादा है, 5000 से 9000 तक की फीट की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है उनके कैंडिडेट उनके लिए 30 सेकंड, और 9000 से 12000 कैंडिडेट जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उन कैंडिडेट को 120 सेकंड एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ये टाइम है रनिंग के लिए। पीएफटी फर्स्ट का ये भाग है। नेक्स्ट है आपके पीएफटी सेकंड, शारीरिक योग्यता परीक्षण द्वितीय। इसमें आपको केवल पीएफटी सेकंड में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही फर्स्ट है, इसमें गलत लिखा हुआ है। पीएफटी फर्स्ट में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को पीएफटी सेकंड में अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थी वेब पोर्टल रिक्रूटमेंट के नॉन कॉम्पिटेंट टैब के अंतर्गत अपलोड किए गए पीएफटी सेकंड के डेमो वीडियो देखकर ही परीक्षण प्रक्रिया से परिचित हो सकते हैं। पीएफटी सेकंड में अर्हता प्राप्त करने वाले के लिए आपको अभ्यर्थियों को निम्नानुसार 10 पुशअप है आपके, 10 ही सिटअप्स है और 20 स्क्वाट है। ये निर्धारित समय के भीतर पूरे करने होंगे। इसका भी टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 10 पुशअप्स है आपके पास, समय है 1 मिनट का, 1 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है। 10 सिटअप्स है, ये आपको 1 मिनट में पूरा करना है, और 20 स्क्वाट्स है, ये अभी आपको 1 मिनट में कंप्लीट करना है। ये टाइम की बात टिप्पणी की हुई है कि दौड़ पूरी होने के 10 मिनट के अल्पकाल के परीक्षण किया जाएगा, नहीं आप जो रनिंग हो जाएगी उसके 10 मिनट बाद में ये आपका पीएफटी सेकंड होने वाला है। पुशअप्स हैं ये आपके, ये कंप्लीट पुशअप कंप्लीट है ना, ये होने के बाद आपको 2 मिनट के अल्प अवकाश के बाद ये परीक्षण किया जाएगा, और सिटअप्स में भी आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी दौड़ के बाद 10 मिनट का समय और इन तीनों के बीच में आपको 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट है चरण थर्ड, तीसरे चरण में आप यहां से देख सकते हो स्ट्रीम उपायुक्त परीक्षण, यानी आपकी जो ट्रेड है उससे संबंधित है। तो स्ट्रीम उपायुक्त परीक्षण यानी एसएसटी प्रकृति में अर्हता कार्य होगी, और योग्यता के क्रम में लिखित परीक्षा और पीएफटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एक निश्चित अनुपात इस परीक्षण में शामिल किया जा सकता है। स्ट्रीम उपायुक्त परीक्षण में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को प्रशिक्षण लेने और स्ट्रीम में कोई भी कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। स्ट्रीम से जुड़े किसी भी विशिष्ट कार्य को करने में अनिच्छा जताने पर एसएसटी में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और परीक्षण में अर्हता का आकलन करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रदर्शन मूल्यांकन निम्नलिखित टेम्पलेट के अनुसार किया जाएगा। यानी आपको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, इसमें आपको कार्य करवा करके देखेंगे, ये भी आपको, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। स्ट्रीम में किसी भी कार्य को करने में अनिच्छा जताने पर अभ्यर्थी को एसएसटी में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब हॉस्पिटलिटी से संबंधित मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो मांस, सब्जी, मछली काटने सहित खाना पकाने से जुड़े कार्यों को कौशल का प्रदर्शन, रसोई के उपकरणों को संभालना, व्यंजन तैयार करना, भोजन प्रस्तुत करना, इससे संबंधित आपको कार्य करवाए जाएंगे। और जो आपके इससे संबंधित है, हॉस्पिटल से संबंधित है, ये आपको कार्य करवाएंगे, कोई सा भी हो सकता है। हाउसकीपिंग में आपके कोई सा भी कार्य करवाया जा सकता है, तो इसके लिए ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है। नेक्स्ट आपका चरण है चौथा, जिसमें चिकित्सा परीक्षण। चिकित्सा परीक्षा होगी। एसएसटी में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों में से मेरिट के अनुसार एक निश्चित संख्या में अभ्यर्थियों की निर्धारित स्थान पर चिकित्सकीय जांच की जाएगी। चिकित्सा की जांच वायुसेना चिकित्सा दल द्वारा भारतीय वायुसेना के चिकित्सा मानकों के और प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी। चिकित्सा जांच में निम्नलिखित आधारभूत जो जांच है वो सम्मिलित होगी, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ब्लड हीमोग्राम है, जिसमें एचबी, टीएलसी, डीएलसी और प्लेटलेट्स है, ये चेक किया जाएगा। उसके अलावा आपके ये हो गया। इसके अलावा आपका दूसरा होगा यूरिन आरई और एमई, इसकी जांच होगी। बायोकेमिस्ट्री, जिसमें ब्लड शुगर, फास्टिंग और वह पीपी, ये भी होने वाली है। बायोकेमिस्ट्री हो गई। सीरम कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका। आरएफटी हो गई, एलएफटी हो गई। रेडियोग्राफ चेस्ट है, एक्सरे वगैरह हो गया, ईसीजी हो गई। ये आपके मेडिकल से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन है ये होने वाली है। और भर्ती चिकित्सा अधिकारी के विचार में आवश्यक कोई अन्य जांच भी अगर उनके माइंड में आती है तो वो भी आपसे करवाई जा सकती है। तो ये मेडिकल से संबंधित है। इसमें एक लाइन भी लिखी हुई है, भर्ती चिकित्सा अधिकारी और सशस्त्र बलों के चिकित्सक प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण और भर्ती से पहले चिकित्सा परीक्षण के दौरान अभ्यर्थी को फिट या अनफिट घोषित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है। अभ्यर्थियों पर सशस्त्र बलों के मानकों का पालन किया जाएगा, जो असैनिक मानकों से भिन्न हो सकते हैं। चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अभ्यावेदन या समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, यानी आप इसमें कोई
ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई समस्या होगी तो बाहर किया जा सकता है। और ये कुछ आपके लिए टिप्पणी है, अभ्यर्थियों के लिए है, विशेष तौर से ये देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने से पहले अपने दांतों को टार्टर और दाग धब्बे हटवा लें। कानों में मेल नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था पर 4 से 5 दिनों तक चिकित्सा परीक्षण के लिए रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई TADA स्वीकार्य नहीं होगा। सुधारात्मक चश्मा पहनने वाले अभ्यर्थियों के पास नेत्र रोग विशेषज्ञ से मुहर और पंजीकरण संख्या वाला परामर्श प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए और यह 1 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना भारतीय वायुसेना में भर्ती होने की गारंटी नहीं है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। सामान्य निर्देश हैं, या आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये थी आपके परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए अभ्यर्थियों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट जानकारी थी आपके एयरफोर्स में जो हाउसकीपिंग है या हॉस्पिटलिटी की वैकेंसी है उससे संबंधित कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में थी। अगर फिर भी अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।